Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this lecture we discuss the vector integration. Before starting the vector integration, first we discuss the definition of integration for real functions. How can you define integration? You know that if you have two functions, say you have these two functions, capital F of x and small f of x. If the derivative of capital F of x is equal to small f of x, then you can say that capital F of x is antiderivative of small f of x. Then you can write as n plus c. Why you add here c? The reason is, first of all, again see the definition. If you have two functions and you want to prove that one is the antiderivative of the other, say you have capital F of x and small f of x, then take the derivative of one function. If derivative of the one function is equal to other function, this is a condition for antiderivative. If this condition is satisfied, then you can say that capital F of x is antiderivative of small f of x, and then symbolically you can write as. Now why we add c? For that one, if you have f of x is equal to x square plus 3 and small f of x is 2x, now take the derivative of capital F of x. Derivative of capital F of x is equal to 2x. So means that is equal to small f of x because small f of x is 2x. So equal. Now condition is satisfied. Means antiderivative of small f of x is equal to f of x. Means ये capital F of x है जो इसका antiderivative है. अब अगर मैं फंक्शन को चेंज कर दूं, वही फंक्शन f of x is equal to x square plus 13 एंड f of x is equal to x square plus 1/2, फंक्शन चेंज कर दिए तो मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ f of x का, तो फिर वही 2x आ रहा है. इसका मतलब ये भी इसका एंटी डेरिवेटिव है. अगर मैं प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट लगाती हूँ तब भी वही 2x आ रहा है. मीन्स ये भी उसका एंटी डेरिवेटिव है. अब अगर मैं लेती हूँ कैपिटल F of x को x square plus 1000 and then take the derivative of this capital F of x, then you get 2x again. So means this capital F of x is also the antiderivative of small f of x. Means there are there is a collection of the antiderivatives for one function. So means antiderivative of small f of x is capital F of x plus c. This is the reason for adding c. Now this is the डेफिनेशन ऑफ द इंटीग्रेशन जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं अपने पिछले सेमेस्टर में, ठीक है. लेकिन मैंने आपको दोबारा रिकॉल कराई. याद रखो कि अगर आपके पास ये एक फंक्शन दिया हुआ है, मैं आपसे कहूँ एक फंक्शन है, एक सोल्यूशन है, ये दिया हुआ है, मैं कहूँ ये सोल्यूशन सही है, आपने इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है. राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेना है. अगर राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव इक्वल आ जाए इंटीग्रैंड के, और इंटीग्रैंड किसको कहते हैं? इंटीग्रल के अंदर वाली चीज़ को. अगर राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव इंटीग्रैंड के इक्वल आ जाए तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. इसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव बिल्कुल सही आप उसने जवाब लिखा हुआ है, ठीक है. तो ये बात याद रखिएगा. अगर किसी भी चीज़ को प्रूव करना है कि ये सही है तो आप राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लें. अगर क्योंकि ये देखो कंडीशन से मैंने ये क्लू निकाला है. मीन्स कि अगर आप राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव ले लें और वो इंटीग्रैंड के इक्वलेंट आ जाए जहाँ पे इंटीग्रैंड ये चीज़ होती है, तो आप कहेंगे कि कैपिटल F of x जो है ना वो एंटी डेरिवेटिव है स्मॉल f of x का. मतलब ये देखो स्मॉल f of x का एंटी डेरिवेटिव लिया तो कैपिटल F of x ही आ रहा है. ये चीज़ आप याद रखिएगा. अब हम वेक्टर सिर्फ चेंज किया, यहाँ फंक्शन है रियल में, वहाँ हमने फंक्शन वेक्टर में लेना है. ये देखें इसी चीज़ को जनरलाइज कर दिया मैंने, इसी चीज़ को मैंने जनरलाइज कर दिया वेक्टर फंक्शन के लिए. सॉरी यहाँ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ही हो गई थी. अब आप देखें ये वेक्टर फंक्शन है. जस्ट आपने वेक्टर फंक्शन को इससे रिप्रेजेंट करना है, इसके ऊपर वेक्टर लगा देना है. वही डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट सी किया ये भी वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है. मींस कि ये भी कंपोनेंट की फॉर्म में C1i C2j प्लस C3k आएगा, ठीक है. जैसे सपोज आपके पास कंपोनेंट फॉर्म में स्मॉल f वेक्टर जो है वो ये होता है कंपोनेंट फॉर्म में. जब आपने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है तो इस तरह से लिख देनी है. और आपको पता है जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे इसमें भी कुछ C1 ऐड होगा. ये आई कंपोनेंट है तो वो C1 आई कंपोनेंट का होगा. इसी तरह ये दूसरे में C2j कंपोनेंट ऐड कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन लेने के बाद यहाँ जनरल फंक्शन है तो अभी इंटीग्रेशन नहीं ली, लेकिन जब लेंगे तो इस तरह करेंगे. अब ये सारे C1i C2j C3k को सेपरेट अलहदा कर दो. ये मैंने अलहदा कर दिए, ठीक है. ये अलहदा करने के बाद ये देखें इसको मैंने रख दिया C वेक्टर ये, और बाकी कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया. इसी तरह से आपकी बुक में भी लिखा हुआ है. ये देखें ये आपकी बुक में उसने लिखा हुआ है. ये सारा देखें इधर C वेक्टर आ गया, और फिर उसके C को शो कर दिया कि मैंने C को ये लिखा, ये जो था इसको मैंने C ले लिया. अब इसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे बुक में मिस प्रिंटिंग है. अगर आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है तो फिर C ऐड करना ही नहीं है.
इसका एंटी डेरिवेटिव लेना है इस वेक्टर का, जो कि कैपिटल एफ ऑफ टी होता है, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, और ये लिमिट लगा देनी है ऊपर वाली और नीचे वाली लिमिट जो है ना ऐसे खोल देंगे, ये आपके पास आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल की इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल आ जाएगा जिसमें लिमिट्स गिवन है। अब देखें ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10। A vector function is given and the question is for just find the integral then definite integral। एक में लिमिट्स नहीं है, एक में लिमिट्स हैं, आपने एफ ऑफ टी अंदर लिखा, उसी तरह इंटीग्रेशन करनी, बस ये कंपोनेंट साथ रहने दें, ठीक है, जैसे जो आपका मेथड है, और साथ एंड पे वेक्टर सी कांस्टेंट इसमें ऐड कर देंगे। जब डेफिनेट इंटीग्रल लेंगे तो आपने उस तरह एक डेफिनेट इंटीग्रल के लिए क्या करना है, उसकी इंटीग्रेशन आपने लेनी है, फिर उसमें लिमिट अप्लाई करनी, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल देना है। मतलब ये आपके पास आ गया डेफिनेट इंटीग्रल का। इस एग्जाम्पल में आप इसको अच्छे से देखिएगा, ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो यहाँ प्रूव किए हैं, जैसे ये देखिए, अगर के कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। इसका प्रूफ तो बहुत स्ट्रेट है, इसको करने की जरूरत नहीं है। फिर वो कह रहा है कि अगर ए वेक्टर, उसने ऊपर दिया हुआ है कि वेक्टर ए जो है ना वो कांस्टेंट वेक्टर है, इसे याद रखना है, वो कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। अब आप देखें, अगर कांस्टेंट वेक्टर का डॉट एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू ए डॉट इंटीग्रल, इसे प्रूव करना है कि ए डॉट कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ डॉट ही रहेगा और साथ ये चीज़ आ जाएगी। क्रॉस है तो क्योंकि ए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, लेकिन बाहर साथ क्रॉस भी आएगा। फिर ये क्रॉस है तो आपने क्या करना है, ए क्रॉस बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन जब इसके साथ आएगा तो डेरिवेटिव का ख़त्म हो जाएगा तो एफ ऑफ टी आ जाएगा। इसी तरह से ये एक थ्योरम है, फिर ये थ्योरम है। अब इनको हम प्रूव करते हैं। मैं आपको इसका में से फर्स्ट तो बहुत स्ट्रेट है, इसको करने की जरूरत नहीं है, मैं सेकंड आपको प्रूव कराती हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें आप याद कर लो। अगर देखो ना, मैंने ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है कि ये साइड इसके बराबर है, तो मैंने आपको बताया था कि जब इसका आंसर ये है तो आंसर का डेरिवेटिव लो, अगर वो इंटीग्रेंड के इक्वल आ गया तो प्रूव हो गया। इस चीज़ को यूज़ करते हुए मैं सेकंड थ्योरम आपको प्रूव कराती हूँ। हाँ जी, ये देखें, ये है आपका सेकंड थ्योरम। आपने वेक्टर ए का डॉट लेना है एफ ऑफ टी डी ऑफ टी के साथ, और डेट इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट और साथ इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी ऑफ टी प्लस सी, ये आपने प्रूव करना। तो मैं अगर डेरिवेटिव इस साइड का ले लूँ, सी लेने की ज़रूरत, लेना है ले लें, नहीं लेना ना लें, क्योंकि मैं सी लूँगी उसका डेरिवेटिव ज़ीरो ही हो जाना है। तो मैंने वैसे हिंट के तौर पे कि अगर ऐसे करेंगे तो प्रूव इजी हो जाएगा। ये देखें, मैंने ये ले लिया। अब इसको जब मैंने ओपन करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हाँ जी, ये देखें, इसमें मैं क्या करूँगी, मैं ए वेक्टर वैसे ही फिर डॉट लगाऊंगी और डेरिवेटिव लूँगी इसका। जब मैं डेरिवेटिव लूँगी इस टर्म का तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल, तो एफ ऑफ टी आ जाएगा। फिर प्लस, फिर मैं पहले वाले का ले लूँगी, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए मैं ऐसे चेंज नहीं करूँगी ऑर्डर, इसका डेरिवेटिव ले लूँगी, इसको वैसे ही लिख दूँगी। और आपको मालूम है कि एक कांस्टेंट वेक्टर है तो कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव जीरो होता है, ये जीरो हो जाएगा, सबको जीरो कर देगा, तो आपके पास सिर्फ ये साइड रह जाएगी। ये देखें, अब इसके बाद देखें, ये साइड रह गई, आपने इसमें ज़ीरो है, तो अब आप मैं क्या करती हूँ, ये डेरिवेटिव जो है इसका डी टी उधर ले जाती हूँ और डी इधर ही रहने देती हूँ। लेकिन मेरे प्रूफ में मुझे ये साइड उस तरफ चाहिए, तो अगर आप ये साइड इधर उधर चेंज कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको इधर लिख दें, इसे इधर लिख दें, वो लिख लिया मैंने। उसके बाद बेशक इसी जगह पे ना करना, अगले स्टेप में मैंने फिर इंटीग्रेशन कर ली दोनों साइड्स पे, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन की, तो ये तो वही थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड आ गई। और इधर ये डेरिवेटिव, ये कंप्लीट डेरिवेटिव होता है, जो डी होता है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था, ये पूरा इससे कट जाएगा, तो अंदर ये रकम बच जाएगी, ठीक है। ये देखो आ गया, हैंस प्रूव्ड। और जब आपने इंटीग्रेशन करते हैं तो किसी एक साइड पे प्लस सी कर देते, मैंने इधर कर दिया क्योंकि मेरे थ्योरम में रिक्वायरमेंट इधर थी, इधर कर दिया, आप इधर भी कर दें, नो प्रॉब्लम। असल में ये चीज़ इसके प्रूव करनी है। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि इस थ्योरम में मैंने क्या किया है। इस थ्योरम में मैंने इसको सिर्फ डेरिवेटिव निकाला है, उसके बाद जब डी ओवर डी टी निकल आया, मैं डी टी उधर ले गई हूँ, ऑर्डर चेंज करके इन दोनों के इधर उधर करके, इसे उधर उसे इस तरफ, फिर मैंने इंटीग्रेशन ले लिया। इधर इंटीग्रेशन क्योंकि किसी चीज़ से कैंसिल नहीं होती, इधर ये डी से कैंसिल हो गई और ये चीज़ आ गई, इधर इंटीग्रेशन ऐसी रह गई ब्रैकेट के बगैर, ठीक है। और ये आंसर आपके पास आ जाता है। दरमियान वाले जो प्रूव हैं वो स्किप कर रही हूँ, लास्ट बता रही हूँ, लास्ट ये इस चीज़ को प्रूव करना, तो मैं फिर वही चीज़ करूँगी, मैं डेरिवेटिव इस साइड का ले लूँगी, चाहे पूरी का ले लें चाहे सिर्फ इतने का ले लें। ये देखें मैंने लिया हुआ, ठीक है। फिर क्या करूँगी, एफ क्रॉस वैसे ही, और इसका डेरिवेटिव डबल हो जाएगा प्लस, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव और क्रॉस दूसरा टर्म वैसे ही। अब यहाँ देखो सेम वेक्टर्स, ये सेम है ना, डी एफ बाई डी टी, डी एफ बाई डी टी, सेम वेक्टर्स का क्रॉस हमेशा जीरो होता है, तो इसको जीरो कर देंगे तो सिर्फ ये चीज़ यहाँ पर बच जाएगी। अब ये डी ओवर डी टी है, डी टी उधर ले जाए,
ठीक है। फिर ऑर्डर चेंज कर लें, इस चीज़ को इस तरफ ले आएँ, इस चीज़ को इस तरफ ले आएँ। मैंने यहाँ पेज पे डिटेल से कराया, बुक में थोड़ा शॉर्ट स्टेप्स में है, ठीक है। ये मैं इधर ले आए, दोनों तरफ एंटी डेरिवेटिव लें। देखें मैंने वहीं पे एंटी डेरिवेटिव नहीं लिया, अब मैंने एक स्टेप और कर दिया। ये डेरिवेटिव कैंसिल, इधर किसी चीज़ से कैंसलेशन नहीं होती, तो ये चीज़ इक्वल आ जाएगी एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी और प्लस सी, इंटीग्रेशन के बाद जो सी ऐड होता है मैंने वो कर दिया, तो आपका ये भी थ्योरम प्रूव हो गया। मसला ये है कि ये सारे थ्योरम जो है ना ये इसी तरह से प्रूव हो जाएंगे, आपने खुद कर लेने हैं। इसके बाद जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी आपकी सॉल्व प्रॉब्लम्स जो हैं ये देखें, इसकी आपने कोशिश करनी है कि 1 to 25 तक तो ज़रूर सॉल्व कर लें, ठीक है। इसके बाद जो प्रॉब्लम होगी वो हम इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस में सॉल्व कर लेंगे। अब ये दोनों लेक्चर्स मैं आपको भेज रही हूँ और इस वीक में हमने बस इसी को डिस्कस करना है, और जो पिछले लेक्चर्स में प्रॉब्लम है वो ये 2 लेक्चर आएंगे, इस वीक के सारे लेक्चर कंप्लीट हैं। ओके, ये चैप्टर ख़त्म हो गया आपका।